रोहन ने मंदी मंदी आंखें खोली। एक मरतबा तो समझ नहीं आई कहाँ है, मगर जब आवाज़ बहाल हुआ तो सोहम खान की दरिंदगी याद आई। तड़प कर उठी, खुद को सोहम खान के कमरे और उसके बेड पर पाया। आंखें फिर डबडबाई। कमरे के दरवाजे में दुपट्टा पड़ा था। उठकर दुपट्टा उठाया और अच्छी तरह ओढ़ लिया। वापस बेड पर आकर बैठ गई। मगर अब ये मुश्किल तो ये थी कि अब सोहम खान से इसके गुस्से से इस कदर खौफज़दा हो चुकी थी, बेड से उतरने तक की जुर्रत न कर सकी। धमकी भी तो मिली थी कि इसकी इजाज़त के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकाले। घुटने फोल्ड किए, बाजू बांधे, सर गोद में दिए वो फिर रो दी और अली की फिक्र में बेचैन हो रही थी। कितना खून बह रहा था। रोहा ने तो कभी इसे खरोंच भी नहीं आने दी थी। तभी हल्की दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला। आहट पर सर उठाकर देखा, मगर अपने सामने अली को देखकर चेहरा खौफ से फिर पलटे की तरह। वो वहीं सौंफ बैठी रही। आखिर वो भी करीब आया। वो बेड पर बैठ कर गोद में सर रखा। वो बौखलाई, अली बच्चा आप यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने देख लिया तो फिर कुछ गलत ना समझे, आप चले जाएं, वो मार डालेंगे आपको। वो सिसक पड़ी, नहीं, आपको भैया की गलतफहमी दूर हो गई। वही मुझे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा कर आपसे मिलाने ले आए। इन्हें पता था आप परेशान होंगी। आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। अली ने अकीदत से रोहा का हाथ थामा। मैं दादों के पास जा रहा हूँ, चले आप भी। नहीं, आप जाएं, आपको देख लिया, हमें तसल्ली हो गई, अब हम आराम करेंगे। रोहा ने बहाना घड़ा। जी ठीक, अली कहकर जाने लगा। तभी सोहम कमरे में दाखिल हुआ। रोहा सहमी। बैठो अली, अपनी आपी के पास कहाँ चल दिए? बस भैया, दादू से मिलूंगा, फिर वापस जाना है, पेपर्स की तैयारी करनी है। चलो ठीक है, ओके। अली ने सोहम से मुसाफिहा किया और बाहर चला गया। सोहम ड्रेसिंग तक आया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। शीशे में से एक नज़र इसे देखा जो अपने घुटनों में दोबारा मुँह छुपा गई थी। बचपन में भी तो यही करती थी। इसकी धमकी के मुताबिक बेड से उतरी नहीं थी। कमरे से बाहर जाना तो दूर की बात, आखिरकार इतने सालों बाद जल्लाद। सोहम ने दांतों तले लब दबाकर हंसी कंट्रोल की और इसके दुश्मन जहाँ पर टूट कर प्यार आया। रूह आखिर में, इसने जज्बों से बोझल लहजे में पुकारा। आई हेट यू सोहम खान। वो सिसक पड़ी। इट्स ओके जान, अब बिल्कुल ऐसा करूँगा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी मुझसे करोगी तुम। क्या करेंगे आप? इसने सर उठाया और सहम कर सोहम को अपनी शर्ट के बटन खोलते देखा। सोहम का हंसी जब्त करने के चक्कर में चेहरा सुर्ख हो गया। आगे बढ़कर अलमारी से अपना नाइट सूट निकाला। फिलहाल तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी इसमें वक्त है। सोहम की बात पर रूहा कानों तक सुर्ख हुई। ऐसे बेहुदा सवाल पूछने पर खुद पर ही 2 हरफ भेजे, मगर मैं अपनी हर गलती को रोताही का उजाला करूँगा। नहीं कर पाएंगे आप। वो फिर रो दी। सोहम का दिल को कुछ हुआ, मगर इसके करीब जाने की गलती दोबारा नहीं कर सकता था। रूह, सोहम हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। वो रोती इल्तिजाई से बोली। सोहम के तासुरात बदले, जाना तो तुम्हें पड़ेगा मिसेस सोहम खान, क्योंकि हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर अपने शौहर के पास जाना पड़ता है। वो संजीदगी से बोला। हम नहीं जाएंगे, वो ज़िद्दी हुई। रूह प्लीज़, ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि मेरा ज़रा मूड नहीं आज का। वाक़या दोहराने का, उठा कर ले जाऊँगा, फिर तुम्हें ही शिकायत होगी, वो भी। सोहम खान था इत्मीनान से कहता, इसे बेसुकून कर गया। बेड से उतर कर इसके सामने आई। आपसे हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें आज भी अंदाज़ा नहीं हुआ वो बहकस उसके लबों पर अंगूठा फेरता हुआ बोला। रोहा पीछे हटने लगी, जब वो बेखुद से इसे खींच कर अपने शर्ट के सीने से भीग चुका था। इसके बालों में मुँह दिए, सुकून से आंखें मूंदी वो बुरी तरह मछली। सोहम खान 2 मिनट खामोश रहो। वो बरसों के प्यासे इस तन बदन को इस रूह को सैराब होने दो। वो फिर बहक चला था। रोहा के आंसू अपनी गर्दन पर महसूस करके इससे अलग हुआ। वो इसकी शिद्दत बड़ी दहकती कुर्बत से थर थर काँप रही थी।
रुक जाओ अपने कमरे में, इसने संजीदगी से कहा और अपने बेलगाम जज्बों को काबू नहीं कर पा रहा था। इजाज़त मिलने की देर थी कि रोहा कमरे से तेज़ी से निकली। पीछे सामने ठंडी आह भरी वसीम कमरे में आया तो प्लान के मुताबिक झूठे दर्द से बहा रही थी। क्या हुआ शाहीना? वो घबराया। कुछ नहीं, इस साथ रूह पर रो रही हूँ जिसने इतनी बड़ी गेम खेली अपने सगे भाई के साथ। तुम्हें हकीकत जानकर कितना बड़ा सदमा होगा वसीम। वो फिर फपक कर रो दी। क्या हुआ? रेहा की बात कर रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? वसीम बेतरह परेशान हुआ। अरे क्या बताऊँ, पिकनिक को जाना तो एक बहाना था, वहाँ से अपने यार के साथ भागी है, निकाह किया है इससे, मगर मैं तो मेरी ही तरबियत। बाद में पछताई और कहने लगी कि मैंने वापस जाना है और अपने भाई के घर से रुखसत होना है। वसीम का चेहरा सदमे और गुस्से से सुर्ख हुआ। क्या बकवास कर रही हो शाहीना? तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसी नहीं है। अगर ये सच हुआ तो गैरत के नाम पर कत्ल होगी मुझसे, अगर झूठ हुआ तो तुम। शाहीना बाजू उलटते देखकर घबराई, मगर वसीम ठंडी बात ठंडे दिमाग से सुनो। गलती वो झूठों से मुँह ही जाती है, मगर वो पछता भी तो रही है। उसका शौहर आया था, बहुत पैसे वाला था, कह रहा था रोहा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसके बगैर जी नहीं सकता। अगर वो वसीम से खुद इसके पास छोड़ने आता है तो मैं कारोबार के लिए वसीम भाई को 30 लाख दूंगा। वसीम चौंका और शाहीना को अजीब सी नज़रों से देखा, मगर इसकी खामोशी ने शाहीना को शह दी। देखो वसीम, इसने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? बस तुम्हारे एक छोटे से अमल से हमारी और हमारे बच्चियों की ज़िंदगी संवर सकती है। वो गूंगी होने के बावजूद खुश रहेगी अपने शौहर के साथ, तो हम क्यों उसे सच कर ज़िंदगी गुजारें? तुम बस ऐसे छोड़ आना। क्यों? कौन ब्याहेगा इस गूंगी को? भाई भी इनकार कर चुका है। वसीम करोगे ना ऐसा? ठीक है, सही कहा तुमने, इसने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? छोड़ आऊँगा मैं, वो कहता धुआं धुआं चेहरा लिए बाहर चला गया। शाहीना फातिहाना और तमस्कुराना सी हंसी हंस दी। पाशा दरवाजे के बाहर संजीदगी से खड़ा था। शाहीना को कॉल मिलाई। हेलो, इसने बेसब्री से फ़ोन उठाकर बात की। मैं लेकर आ रहा हूँ इसे, और सुना तो मुझे पता है तुमने वसीम को उल्टी सीधी पट्टी ही पढ़ाई होगी, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इसे खरोच भी आई तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और जो तुम्हारे घर को आग लगाऊंगा वो अलग समझी। हाँ हाँ, समझ गई। शाहीना ने बात संभाली। अब हम पहुँचेंगे तो रात काफ़ी हो जाएगी, इसलिए वसीम को कहना है सुबह ले आए। वो कहता बगैर कुछ सुने फ़ोन बंद कुछ हुआ था। रीमा इसके पीछे ही। पाशा मत जाओ उसके पास, इसका नौखाय हुस्न देख कर तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? शट अप यू बीच, क्या बकवास कर रही है? और दहाड़ा गेट लास्ट फ्रॉम हेयर। रीमा लब भींचती वहाँ से चली गई। जब हल्की सी नॉक करके अंदर दाखिल हुआ, सामने ही वो सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी। चादर अच्छे से खुद से लिपटाए हुए इसी नीले लिबास में थी। रात के साए गहरे हो रहे थे। पाशा की हट पर इसकी जानिब देखा और सहम कर खुद में सिमटी। पाशा ने लब पीछे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। बेखिया सी, मगर जब घर जाने के नाम पर फ़ौरन उठी। पाशा की तकलीद में बाहर आई। खड़ी खिड़की से रीमा खूंखार नज़रों से मंजर देख रही थी। ड्राइवर ने भाग कर रिहाब के लिए फ्रंट डोर खोला। वो चुपचाप बैठ गई। तुम रहने दो, मैं खुद ड्राइव करूँगा। पाशा की बात सुनकर ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया और कबीर से कहना तैयार रहे, काम मुकम्मल हो चुके हैं, मैं सुबह जब आऊँ तो सिंध के लिए निकलना है। जो हुक्म सरकार। वो गाड़ी लेकर निकला। पाशा ज़्यादा गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता था, ना ज़्यादा बोलना, मगर रात के सन्नाटे में तारी आज खामोशी से बुरी तरह खिल रही थी। शिद्दत से दिल में पास पत्थर बनी बैठी लड़की की आवाज़ सुनने का दिल किया, जो कि अभी तक नहीं सुन पाया था। बहाने से खाने का भी पूछा, मगर इसने सर झुकाकर नफ़ी में ही जवाब दिया। वो बुरी तरह झंझलाया, मगर वो टस से मस ना हुई। रात के 2 बजे वो सिले इसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। इसने दरवाज़ा नॉक किया। शाहीना तो जैसे इंतज़ार में ही बैठी थी, झट दरवाज़ा खोला। शाहीना के पीछे पर वसीम खड़ा देखकर वो लपक कर अंदर गई और वसीम से लिपट कर रोने लगी। शाहीना ने वसीम को समझाया बुझाया बातों से। इसने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया। वो भी खड़ा गौर से देख रहा था कि शायद बहुत कुछ बोले, मगर इसकी हसरत ही रही। वसीम इसलिए अंदर जा चुका था। पाशा ने नोटों से बड़ा पैकेट शाहीना को थमाया। 20 हैं, कल जब वो सही सलामत मेरे पास आ जाएगी तो बाकी का मेरा आदमी इसी वक्त से वसीम को पकड़ा देगा। ठीक है, हमें भरोसा है। शाहीना चमकती आंखों से बोली। वो वापस जाने लगा। जब फिर मुड़ा, सुना सुबह के बाद दोबारा तुम लोगों ने इससे रब्ता करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। डेमो के तौर पर ज़रूर तुम्हें बता सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ है और क्या कर रहा है।
शाहीना के चेहरे पर साया सा लहराया। नहीं, हम क्यों करने लगे बदसात से राब्ता? वैसे भी अचार डालना है, ज़ुबान को लगाम दो। शाहीना की बात पूरी होने से पहले वो घबराया और तनपन करता वहाँ से निकला। वो जलती कुड़ती उस मुनकर की किस्मत पर हंस दो रश्क करने लगी जिसके पीछे मीरज़ादा मरा जा रहा था। सर, पाशा को सुराग मिला है। मुझे लगता है वो इसी होटल में ठहरा है जहाँ पर मैं हूँ। बादशाह के आदमी ने पाशा को देख लिया था और बादशाह को इत्तला दे रहा था। ठीक है, वहीं ख़त्म कर दो इसे। सर, कुचल डालो इसका। मुँह मांगी कीमत दूंगा। अगर और बंदे भेजे तो वो बहुत चालाक समझ जाएगा, फिर इसका बच निकलना मुमकिन है। बस तुम ही इसका काम तमाम कर दो। ठीक है सर। जो हुक्म। वो होटल आया था। पूरी रात कांटों और अंगारों पर बसर हुई। समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों कर रहा है। बस जो दिल में आया किए चला जा रहा था। एक और रात बेख्वाबी की नज़र हो गई थी। सुबह इसके आने का शिद्दत से इंतज़ार था। शाहीना ने इसका छोटा सा बैग तैयार कर दिया था। तकरीबन 10 बजे करीब वसीम ने साथ चलने को कहा। कहाँ इसने सवालिया इशारा किया मगर वसीम ने नज़रअंदाज कर दिया। इतना कुछ करने के बाद भी मासूम बन रही है। वो इसीलिए निकला और मतलूबा होटल पहुंचा। रेहाब को हैरत हुई। तवील राहदारियों से गुजर कर एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ। हल्की दस्तक दी। जाओ रेहाब अपने शौहर के पास, अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। रेहाब ने हैरत से फटी आंखों से वसीम को देखा और फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। वसीम जाने लगा मगर रेहाब ने इसे बाजू से दबोच लिया। वसीम ने गुस्से से दरवाज़ा खुलता देखकर इसे पाशा के पीछे कमरे में धक्का दिया और बाहर निकलता चला गया। वो सदमे से बेतहाशा रोते ये सब देख रही थी। पाशा दरवाज़ा लॉक करके इत्मीनान से अंदर आया और बेड पर बैठकर सिगरेट सुलगाई। वो हनूज ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी जब पाशा की सरसराती आवाज़ ने रूह फना की। तुम्हारे भाभी ने बेचा है तुम्हें, कीमत ली है तुम्हारी मुझसे। अब अपने सगे भाई को देखो कितना बुज़दिल और कानों का कच्चा है। तुम बगैर अपनी बीवी की बातों की तस्दीक और छानबीन तुम्हारे यहाँ फेंक गया क्योंकि तुम्हारी भाभी ने वसीम से कहा तुमने मुझसे भाग कर शादी की है। रेहाब पर तो यह आज बेदर सदमों के गुजरने का दिन था। वो तड़प तड़प कर रो रही थी और सामने बैठे बंदी का दिल कुचल रही थी। इसे आग की भट्टी में झोंक रही थी। क्यों रो रही हो? हाँ, इनके लिए जिनकी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। वो दहाड़ा रेहाब इसकी आंखों की दहशत और वहशत से सहमी। इसके खौफ के बाइश पाशा नरम पड़ा। सुनो, मैंने ये सब इसलिए किया। अगर वो लालची होगा तो ऐसा कर सकती है तो तुम्हारे भाई की आंखों में आसानी से धूल चौंक कर कुछ भी कर सकती है, या तो अपने आवारा निकम्मे जवारी भाई से तुम्हारी शादी कर देती। मगर अब तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर पहुंचा दूंगा। तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना। रेहाब ने बेगी पलकें उठाकर पाशा को देखा। आपने अपने तो दगा दे गए थे। सामने वाले की निगाहों में वहशत थी मगर इसने अभी तक इसका कोई गलत इरादा महसूस नहीं किया था। वो और कबीर वो भी दुखती नरमी और एहतराम से बात करता था। यूँ भी सामने बैठे शख्स पर एतबार करने के अलावा अपना कोई इसके पास ऑप्शन था न चाह रहा। इसने दुआ की थी कि फरिश्तेदार से इसको खाने से बचा ले। सामने बैठा शख्स शायद वही फरिश्तेदार। रेहाब ने इस बात में सर हिलाया। चलो फिर, वक्त नहीं है हमारे पास, हमें निकलना होगा। वो कमरे से निकले। वो बहुत ज़्यादा सहम गई थी। मुर्दा कदमों से जालिम शख्स के पीछे चल रही राहदारी में चल रही थी जब अचानक एक कमरे से निकलकर एक शख्स ने पाशा की पीठ पर खंजर से हमला करने की कोशिश की। रेहाब ने देखा नाजुक मासूम जान अब और तो कुछ कर नहीं सकती थी। रेहाब ने अपनी पूरी जान लगाकर इसे धक्का दिया था और इसके तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रख सकी और बहुत ज़ोर से दीवार से सर लगा और वहीं बैठते चले गए और सर से खून निकलने लगा। पाशा बिजली की से तेज़ी से मुड़ा और इसकी दुर्गत बनाई थी। वो उस लड़की के सामने हमलावरों के बकरी उधेड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जब वो भागा तो पाशा ने इसे भागने दिया और ऐसा पहली मरतबा हुआ था। पाशा पागल होने को तबस्सुम कर देने वाले अंदाज में इसके पास दो जानू बैठा और उसके माथे से निकलता देखकर औरतें अशया बोल नहीं सकती थी कि हमला करने वाला है। खुद बीच में क्यों आई? गूंगी हो क्या? वो दहाड़ा। रेहाब बेबसी से बेतहाशा रो दी। पाशा ने दांतों तले लब कुचले। रोने के अलावा दुनिया में और काम नहीं है क्या तुम्हें? बोलो, बोलती क्यों नहीं? वो पाशा का सर झपटा आजमा रही थी। पाशा से बाजू के दबोच अपने साथ घसीट कर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए लाकर तकरीबन गाड़ी में पटका और तैश महबूब ड्राइविंग सीट पर बैठा भी फिर वक्त से वहाँ से फ़ौरन निकलना था। पाशा ने गाड़ी बढ़ाई। आखिर इतना गरूर क्यों है इस लड़की को अपने हुस्न पर?
के बोलना तक गवारा नहीं, वो जी जान से बस